क्या फ़र्क था वाइसरॉय और गवर्नर जनरल में? ब्रह्मोस के बारे में बताइए, क्या किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार की मिसाइल है ये? आप गोरखपुर से आते हैं, नाथ संप्रदाय क्या है? भारतमाला, सागरमाला और पर्वतमाला, ये 3 प्रमुख योजनाएं भारत सरकार चला रही है। बहुत संक्षिप्त में बताइए किस चीज़ से संबंधित है ये योजनाएं? May I come in, sir? Come in. Good evening, sir. Good evening. sir. Have your seat, Saurabh. Thank you, sir. Comfortable? Yes, sir. Your medium of conversation is Hindi or English? सर हिंदी। ठीक है, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सौरभ भट्ट है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा उर्मिल यूनिक सेंट्रल एकेडमी और सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है और मैंने अपना स्नातक अम्बा KPS ग्रेजुएशन अम्बा KPS BP कॉलेज ऑफ एजुकेशन से प्राप्त की है। मेरी हॉबी किचन गार्डनिंग, कुकिंग फूड और लिसनिंग सॉन्ग एंड भजन है। अच्छा जी, भजन? जी सर। लिखते भी हैं? नहीं गाते सर, हैं? सुनना है सर। अच्छा, सुनना आपको पसंद है? जी सर। ये बताइए कि एक बड़ा लोकप्रिय भजन है, मन तड़पत हरि दर्शन को। नहीं सर, मैंने नहीं सुना। सुना है? नहीं सर। फिल्म में आया है? नहीं सर, मैं जैसे एक प्रवचनकर्ता राजन जी महाराज हैं, मैं अच्छा। उनके भजन को ज़्यादा सुनना पसंद करता हूँ। एक और है, ओ दुनिया के रखवालो ये दर्द भरे मेरे नाले सुन लो, इस तरह का भजन? शायद सर मैंने नहीं सुना। ये सब नहीं सुना। ठीक है। गाना आपको किस तरह के गाने पसंद हैं? सर जो जैसे वर्तमान में मूवीज के अंदर गाने जो आते हैं, मैं ऐसे ही सुनता हूँ उनको। सिनेमा के गाने पसंद हैं? यस सर। जैसे आज हाल फिलहाल में कौन सी फिल्म के गाने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं? सर मैं अरिजीत सिंह के गाने ज़्यादा सुनना पसंद करता हूँ। जैसे किसके? अजीत सिंह के? यस सर, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह के? यस सर। अच्छा, तो उन गानों में कुछ खासियत है कि नहीं सर, उनके गाने का मुझे मतलब आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। आवाज़ अच्छी लगती है? यस सर। अरिजीत सिंह ज़्यादातर जो गाने गाते हैं जी, उनके गीतकार कौन होते हैं? सॉरी सर, मुझे नहीं पता है। और उसके संगीतकार कौन होते हैं? सॉरी। ये सब पे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं नहीं। रखते। ठीक है। आपने चूँकि राजनीति शास्त्र में BA किया है 2020 में, जी सर। तो एक जिज्ञासा बनती है कि भाई 20 के बाद क्या पढ़ाई आपने बंद कर दी 5 साल से? नहीं सर। MA कहीं लिया है दाखिला? सर नहीं, PG नहीं किया हूँ सर, परंतु UPSC की तैयारी के लिए मैं उसके बाद प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। जैसे 2020 में कोरोना आ गया था, तो 2021 तक तो मैं कुछ नहीं कर पाया था, मैं घर पे ही था। 2022 से मैंने तैयारी शुरू की थी UPSC की, और फिर 2023 में पहला अटेम्प्ट दिया था, 24 में मैंने सर इसमें पहली बार मतलब परीक्षा निकाला था। अच्छा, तो उसमें क्या हम पॉलिटिकल साइंस विषय से देते हैं सर? पॉलिटिकल साइंस विषय से UPSC की परीक्षा देते रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस ने हिस्ट्री से लिया था मैं। अच्छा, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ के या फिर उसको छोड़ दिया? यस, हिस्ट्री मतलब जब मैं यहाँ पे आया तो हिस्ट्री मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ा था, उसमें हिस्ट्री नहीं पढ़ा था मैं, तो हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी मुझे। अच्छा। यहाँ पे जब मैं आया तो GS के तौर पे हिस्ट्री पढ़ा, तो उसमें मेरी रुचि उसमें ज़्यादा हुई। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, और उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि संविधान सभा के गठन की बात की गई थी उसके अंतर्गत। ठीक है, एक ये हुआ। और सर वो भारत पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के शायद स्वीकृति नहीं दी थी कैबिनेट मिशन ने। सर अभी वर्तमान में मुझे इतना ही याद आ रहा है। अच्छा, ये बताया कि जो अधिकारी गण थे अंग्रेजों के, उन अधिकारियों में प्रमुख हुआ करते थे वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल। जी सर। क्या फ़र्क था वाइसरॉय और गवर्नर जनरल में? 1858 में जो एक्ट आया था, उसके अंतर्गत जो पहले गवर्नर जनरल पोस्ट हुआ करता था, उसको बदल करके वायसराय का नाम दे दिया गया था। अच्छा, क्यों? इसकी जानकारी नहीं है, बस नाम बदल गया था सर, जहाँ तक मुझे पता है। अच्छा, नाम को बदल दिया। ऐसा कहा जाता है कि भारत का जो पूरा क्षेत्रफल था जी, वो राजनीतिक रूप से 2 भागों में बटा हुआ था। जी। एक जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष प्रशासन में था, जी, और दूसरा जो प्रिंसली स्टेट्स या रजवाड़ों के प्रत्यक्ष जी सर। प्रशासन में था, लेकिन परोक्ष रूप से उस पर नियंत्रण अंग्रेजों का था। तो ये बताइए कि रजवाड़ों के साथ डील करने के लिए वाइसरॉय का पद का उपयोग किया जाता था कि गवर्नर जनरल के पद का? ये आपने नहीं ध्यान दिया कि 2 दफ्तर होते थे, एक वाइसरॉय का दफ्तर अलग होता था, गवर्नर जनरल का दफ्तर अलग होता था? नहीं सर, इतना नहीं, इस पर ध्यान नहीं दिया। जो ठीक है, ये बताएं कि जो आज़ादी का प्रस्ताव आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट 1947, उसमें क्या प्रावधान था कि जो ब्रिटिश टेरिटरी थी वो 2 भागों में बांट दी गई, भारत और पाकिस्तान। जी।
प्रिंसली स्टेट्स के बारे में उसमें क्या प्रिंसली स्टेट के लिए कहा गया था सर कि जो भी प्रिंसली स्टेट शामिल होना चाहते हैं भारत या पाकिस्तान में वो हो सकते हैं, और जो नहीं शामिल होना चाहते हैं वो स्वतंत्र रूप से रह भी सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स को मना के भारत में शामिल करवाने का जिम्मा गृह मंत्री के पास था, और सरदार पटेल गृह मंत्री थे तो ये काम वो कर रहे थे। जी सर। उन्होंने कश्मीर के राजा से बातचीत की या की ही नहीं? सर कश्मीर के राजा से ये नहीं पता बात की थी कि नहीं, लेकिन कश्मीर का जो हरी सिंह थे वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, इस वजह से वो भारत में शामिल नहीं हो पाए थे। और जब बाद में तो पटेल की क्या राय थी, इनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उनको मनाया जाए कि न मनाया जाए? सॉरी सर, मुझे नहीं उस पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ये बताइए कि आज़ादी के बाद क्या भारत का क्षेत्रफल बढ़ा है? आज़ादी के बाद सर अगर पीओके को देखा जाए तो पीओके को लेकर के मतलब वर्तमान जो प्रत्यक्ष रूप से शासन के स्तर पे है वो पीओके तो भारत के प्रत्यक्ष शासन में नहीं है। तो उसको लेकर के देखा जाए क्या तो वो 15 अगस्त 1947 को था? नहीं, अक्टूबर 1947 में हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया था उस पर। तो 15 अगस्त को तो था ही नहीं। यस सर। तो अक्टूबर में तो बल्कि बढ़ गया ना वो हाँ तो उस हिसाब से बढ़ा है सर, उस हिसाब से। कश्मीर आ गया। यस सर। और भी कुछ जैसे गोवा आ गया था बाद में, और सिक्किम। गोवा कब आया? 1962 में शायद सर। तो गोवा को भारत में शामिल कराने का श्रेय किसको मिलना चाहिए? सर उस समय उनको मतलब फोर्स के द्वारा उनको नियंत्रण किया गया था। तो गृह मंत्री कौन था उस समय? श्रेय तो गृह मंत्री पटेल को। यस सर, गृह मंत्री को देना चाहिए उस समय। तो उस वक्त गृह मंत्री कौन था? सॉरी सर, नहीं पता। पांडिचेरी को भी भारत में शामिल कराया गया कब? 1956 के आसपास शायद शामिल किया गया था। अच्छा, उस वक्त गृह मंत्री कौन था? 1956 में गृह मंत्री, सॉरी सर नहीं पता है गृह मंत्री के बारे में। और सिक्किम भारत का अंग था 1947 में? नहीं सर, उसे कब जुड़ा? 36वें संविधान संशोधन 1975 या 1975 के में शामिल किया गया था। अच्छा, उसका श्रेय किसको जाता है? इंदिरा गांधी के माध्यम से वो उसमें किया गया था सर। क्या वही गृह मंत्री थी? नहीं, गृह मंत्री वो नहीं थी सर। तो कहीं कहीं हम लोग श्रेय गृह मंत्री को दे देते हैं, कहीं प्रधानमंत्री को। इसका मतलब श्रेय देने की भी कोई परिपाटी नहीं है, जिसको मर्जी दे दिया? सर किसी भी क्षेत्र में जो प्रमुख रहता है कहीं ना कहीं उसको। तो 47 में तो प्रमुख नेहरू थे, नेहरू को क्यों नहीं दिया जाता है श्रेय? अगर आप प्रमुख वाले सिद्धांत पे चलेंगे। सिक्किम के तौर पे सर हमें लगता है कि इंदिरा गांधी जी का जो भूमिका था वो ज़्यादा रहा होगा, इस वजह से इनका नाम लिया जाता है। अच्छा, ठीक है। अब आप अगर पीओके को भारत में शामिल करा लिया जाता है जी, तो इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? भारत सरकार, मतलब गृह मंत्री, प्रधानमंत्री? सर रणनीति तो मुख्यतः गृह मंत्री प्रधानमंत्री दोनों मिलके बनाते हैं। लीजिए, फिर आप पलट गए। किसी एक सिद्धांत पर टिके रहिए। सॉरी चलिए, ठीक है। सौरभ, आप गोरखपुर से आते हैं सर। गोरखपुर में कौन सी बीमारी है जो कि वहाँ हर वर्ष प्राय देखी जाती है? मस्तिष्क ज्वर। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? जापानीज एन्सेफेलाइटिस। यस सर। अच्छा, क्या वजह है, क्या ज्योग्राफिकल वजह है जिसकी वजह से वो बीमारी वहाँ काफ़ी देखी जाती है? गोरखपुर कछारी क्षेत्र में एक प्रकार से आता है, और इसकी वजह से सर वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो सही प्रकार से उसको हैंडल नहीं कर पाती हैं, जिससे उसकी वजह से वो ज़्यादा फैलता है सर वहाँ पे। अच्छा, आप गोरखपुर से आते हैं, नाथ संप्रदाय क्या है? नाथ संप्रदाय सर, हिस्ट्री में नाथ संप्रदाय एक सर ये प्रकार का जो तंत्रवाद चला था गुप्त काल में, उसके तहत ये एक संप्रदाय बना हुआ था, जिसके जो संस्थापक थे वो मतेंद्र नाथ थे सर, मत्स्येंद्र नाथ। और उसी के थे हमारे गोरखपुर के जो गोरक्षनाथ थे। अच्छा, वो थे सर। अच्छा, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं क्या वो भी उसी संप्रदाय से आते हैं? यस सर। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जस्टिस की काफ़ी बात होती है, तो क्या है ये बुलडोजर जस्टिस? तो बुलडोजर जस्टिस के तहत जो भी अवैध जो संपत्तियां या बिल्डिंग्स हैं उनको गिराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में का संज्ञान लिया है जी, और कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस से सहमत है या असहमत है बुलडोजर जस्टिस से? तो उसे सुप्रीम कोर्ट से असहमत इस तौर पे है कि अगर किसी भी बिल्डिंग पे अगर चलाना है बुलडोजर तो उसको कम से कम 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए, और अवैध संपत्ति पे ही चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया था। अच्छा, ये बताइए कि शिमला एग्रीमेंट जी सर और शिमला कन्वेंशन में क्या फ़र्क है? दोनों सुना है आपने, दोनों के बारे में? सर एक सिर्फ एग्रीमेंट सुना है? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक शिमला समझौता जो इंदिरा गांधी के समय 1972 में हुआ था, और एक शिमला समझौता हुआ था सर 1912-13 में, वो मैकमोहन रेखा को लेकर के। हाँ, 1914 का है, शिमला कन्वेंशन है वो। यस सर।
तो ये बताइए कि ये जो शिमला एग्रीमेंट है जी इसके 2-3 मुख्य बिंदु बताइए। 1972 वाले का ना? हाँ 72 वाले। सर उसमें ये कहा गया था कि जो शांति रेखा उस समय यूएन के द्वारा निर्धारित की गई थी उसको एलओसी कहा जाएगा और इसका सम्मान दोनों देशों के द्वारा किया जाएगा जब तक कोई मतलब। और दूसरी बात ये कही गई थी कि जो भी समझौता होगा वो किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से नहीं किया जाएगा, वो दोनों देश आपस में सहमत होकर करेंगे। अच्छा, तो अभी पाकिस्तान ने शिमला समझौते के ऊपर क्या निर्णय लिया है? तो जहाँ तक मैं जान रहा हूँ पाकिस्तान ने उसे अपनी तरफ से रद्द कर दिया है। रद्द कर दिया है या अभी निलंबित कर दिया है? वो स्वीकार नहीं कर रहा है सर उसको। हाँ, अच्छा, इंडस वाटर्स ट्रीटी में भारत का क्या रुख है अब? तो भारत ने उसे अपने तरफ निलंबित कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी को। अच्छा, और ये इंडस वाटर्स ट्रीटी किस वर्ष में साइन हुई थी और भारत की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे, पाकिस्तान की तरफ से किसने किए थे? तो 1960 में हुआ था। हाँ, पर हस्ताक्षर के तौर पे सर मुझे ज्ञात नहीं है। भारत की तरफ से किसने किया होगा? तो जवाहरलाल नेहरू की होंगे, उसमें प्रधानमंत्री थे। हाँ, और पाकिस्तान की तरफ से? सॉरी सर, नहीं पता मुझे। अच्छा, ठीक है। मेरा आखिरी सवाल सौरभ आपसे ये है कि सीएपीएफ में जो फोर्सेज हैं, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज, ये बताइए कि कौन सी सीमा पे कौन सी फोर्स तैनात है? सर इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश पे बीएसएफ है। इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान पे एसएसबी है। इंडिया म्यांमार पे असम राइफल है और इंडिया चाइना पे आईटीबीपी है और सीएसएफ और सीआरपीएफ इंटरनल और मतलब आंतरिक चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। सौरभ, उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन हुआ है। यस सर। किस संदर्भ में है? ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में। ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी वहाँ जी। पर। हाल ही में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें हमारे बहुत सारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ टेस्ट हुई और सक्सेसफुल भी रहीं। जी सर। उसमें प्रमुख तौर पर दो चीज़ों पर सबका ध्यान गया, एक ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। ब्रह्मोस के बारे में बताइए, क्या किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार की मिसाइल है ये? सब ब्रह्मोस भारत और रसिया के द्वारा बनाया जाता है और इसका नाम जो है वो ब्रह्मपुत्रा मास्कोवा नदी के नाम पे रखा गया है। बिल्कुल ठीक। और ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक की है। श्योर है मारक क्षमता को लेकर बढ़ाई नहीं गई है? 290 किलोमीटर तक सर। मुझे 290 आपको थोड़ा अटपटा सा नहीं लगता? 250 हो सकती थी, 300 हो सकती थी, 290 ही क्यों रखी? चांस की बात है या कुछ रणनीति हो सकती है इसके पीछे? आ रहा है कि कोई किसी चीज में भारत की सहमति मतलब भागीदारी नहीं थी, उस वजह से उसका। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। एमटीसीआर एमटीसीआर के अंतर्गत भारत की शायद। तो क्या अब भारत को सदस्यता मिल गई है एमटीसीआर की? मिल गई है उसको। ठीक है, तो अब हम ब्रह्मोस की रेंज 300 से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। एयर डिफेंस के बारे में बताइए। तो एयर डिफेंस के अंतर्गत S-400 है। ठीक है। और आकाश है। ठीक है। बराक 8 है। ठीक है। स्पाइडर करके। S-400 का हमने कुछ अपना इंडिजिनस नाम उसका रखा है। यस सर। क्या कहते हैं उसे? सुदर्शन चक्र। यस सर। ठीक है। तो हमारी सारी डिफेंस कैपेबिलिटीज टेस्ट हुई, इंडिजिनस जो हम बना रहे हैं उसका भी प्रदर्शन ठीक तरीके से हुआ। जी सर। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। यस सर। कुछ के बारे में बताइए। सर जैसे उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में 2 रक्षा कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया है। बिल्कुल ठीक। साथ ही उसके अंदर एफडीआई के क्षेत्र में भी छूट दी गई है। ओपन कर रहे हैं। यस सर। ऑटोमेटिक रूट के तहत 74% और गवर्नमेंट रूट के तहत 100% एफडीआई की छूट दे दी गई है। ठीक है। और ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें तो इनके नोडल सेंटर्स के बारे में बता पाएंगे? यस सर। 6 नोड सेंटर हैं इसके। लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, अलीगढ़, आगरा। ठीक है। तो ये जो ब्रह्मोस की नई फैसिलिटी ओपन हुई है, ये इसी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत हुई है? यस सर, लखनऊ के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। क्या भारत डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट भी करता है? यस सर। क्या एक्सपोर्ट करते हैं हम? पिनाक और अभी हाल फिलहाल में ब्रह्मोस को भी किया गया है। हाँ, किस देश को? फिलीपींस को। बिल्कुल ठीक। सौरभ, भारत में कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के संदर्भ में इंटेलिजेंस से संबंधित काम करती हैं। कौन कौन सी एजेंसीज हैं? NIA हो गया, रॉ हो गया, IB हो गया। क्या क्या काम करती हैं ये? सर रॉ बाहर के स्तर पे कार्य करता है, देश के बाहर भी जो मतलब उसको है उसको देखता है, और IB देश के अंतर्गत कार्य करता है। और NIA?
NIA का नहीं पता है सर। NIA की स्थापना कब हुई थी? जहाँ तक मुझे याद है 2008 के अंतर्गत किया गया था। क्यों, क्या विशेष परिस्थितियाँ थी? उस समय मुंबई में जो हमला हुआ था ताज होटल पे, उसको मद्देनजर रखते हुए सर इन्वेस्टिगेशन और मतलब सुदृढ़ तरीके से हो सके उसको देखते हुए सर NIA का गठन बिल्कुल ठीक। सौरभ, अगर हम उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें तो उसमें हमने ये पाया था कि हमारी जो कोस्टल सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं उस दिशा में हमसे चूक हुई। तो उस सिक्योरिटी अपैरेटस को सुदृढ़ करने के लिए हमने क्या कदम उठाए? सर उसके तहत सबसे पहले इसरो के द्वारा सैटेलाइट के स्तर पर सिक्योरिटी को बढ़ाया गया था और सैटेलाइट के माध्यम से उन क्षेत्र कोस्टल एरियाज पर निगरानी रखने का प्रयास किया गया था। ठीक है। कोस्ट गार्ड की क्या भूमिका है? शायद कोस्टल एरिया का ही संरक्षण करना है सर। आप श्योर नहीं है इसको लेकर? नहीं सर। ठीक है। जब हम डीप सी की बात करते हैं तो उस क्षेत्र में भारत सरकार ने कुछ प्रोग्राम्स अनाउंस किए हैं वहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए। जानकारी है आपको? नहीं सर। इंडिया के डीप ओशन मिशन के बारे में सुना है आपने? नाम सुना है सर, उसके बारे में पढ़े नहीं। ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, भारतमाला, सागरमाला और पर्वतमाला, ये 3 प्रमुख योजनाएं भारत सरकार चला रही है। बहुत संक्षिप्त में बताइए किस चीज़ से संबंधित है ये योजनाएं? सागरमाला शायद सड़क निर्माण के अंतर्गत समुद्र के वाटरवेज के अंतर्गत आता है। भारतमाला रोडवेज के अंतर्गत बढ़ाने के लिए आता है। और पर्वतमाला जब पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे के माध्यम से रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, शुक्रिया। सौरभ, 2014 में, आज से लगभग 10 वर्ष पहले, चीन में हमारा निर्यात हुआ था लगभग $20 बिलियन का सामान और आयात हुआ था $40 बिलियन का सामान। डबल हुआ था आयात। व्यापार वही मिला के $60 बिलियन। पिछले वर्ष हमारा निर्यात घट कर 17 हो गया, 20 से निर्यात घट गया, लेकिन आयात हमारा 40 से बढ़कर 115-16 के आसपास हो गया, 2.5 गुना से ज़्यादा हो गया। ऐसा क्या कारण है कि पिछले 10 वर्ष में आयात में इतनी बढ़त हो गई चीन से और निर्यात में गिरावट आ गई? निर्यात के स्तर पे शायद जो चाइना है वो अपने मार्केट्स को पूर्ण रूप से खोलता नहीं है। अगर वो खोलता नहीं तो हम अपना मार्केट उसके सामान के लिए क्यों खोले बैठे हैं? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सेमीकंडक्टर के तौर पे ज़्यादातर हम व्यापार करते हैं, शायद वजह से हमारा निर्यात स्तर बढ़ जाता होगा। इसके बारे में सर पूर्ण जानकारी अभी मुझे नहीं है, उस पर ध्यान नहीं गया। नहीं। ये देखा जाता है कि राष्ट्रीय परिचर्चा में इस विषय पे गंभीर चिंतन कोई नहीं करता, ना मीडिया वाले करते हैं, ना सरकार के अधिकारी, और वो निर्बाध गति से चीनी वस्तुओं का आयात बढ़ता जा रहा है। जबकि सैन्य मसले में हम लोग ऐसे बातचीत करते हैं जैसे वो हमारा पक्का दुश्मन हो। किस प्रकार के संबंध हमारे और चीन के बीच में है? सर भारत सरकार की या भारत और चीन की जो रणनीति रही है वो ये है कि व्यापार को अलग दृष्टि से देखा जाए और जो रक्षा क्षेत्र उसको अलग दृष्टि से देखा जाए। लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में तो ऐसी नीति नहीं है। हम कहते हैं कि व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता, आतंकवाद प्रेरित होने या की वजह सीमा से विवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकता, हम ऐसे भी बोलते हैं। तो हमारी नीति पाकिस्तान और चीन के प्रति दोहरी है, अलग अलग है, ऐसा क्यों? मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं सौरभ, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। बैठिए सौरभ। थैंक यू। प्रवेश में थोड़ी एनर्जी बढ़नी चाहिए जी। और लिबास आपका बड़ा सुंदर है, लेकिन टाई का जो नॉट है, गांठ, वो ढीली है और ऊपर का बटन खुला हुआ है। इसकी वजह से दूसरा शर्ट लेंगे सर। हाँ, तो दूसरा शर्ट बटन जरूर बंद करिएगा, अन्यथा वो एक फौजी लोग अनुशासन बड़े प्रिय होते हैं लिबास वगैरह में। और हाथ में जो ये पहना है धागा, निकाल देंगे। ये निकालना जरूरी नहीं है, लेकिन नया होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो देखने में थोड़ा सा मैला सा नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि उसकी पवित्रता पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो वेशभूषा ठीक है, बातचीत का अंदाज भी आपका सही है, नॉलेज भी ज़्यादातर चीज़ों में जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं उस पर ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस वाला जहाँ जहाँ मसला आ रहा था उसमें थोड़ा सा लग रहा था कि आपकी तैयारी कम है। जैसे कि भारत चीन व्यापार में क्रिटिकल एनालिसिस करने की जरूरत है। जैसे एक तो होता है कि अपीजमेंट वाला नैरेटिव, कि हाँ सब बढ़िया 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 बढ़िया, उसमें आप अच्छे दिख रहे हैं, जिसमें कि लग रहा है कि भारत चमक रहा है, दमक रहा है, उस नैरेटिव के पक्ष में आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है। लेकिन जहाँ कहीं लग रहा है कि कहीं हमसे कहीं गलती तो नहीं हो जा रही है, कहीं हमें और सुधार की जरूरत है, तो वो क्रिटिकल एनालिसिस उसको कहते हैं। उस पहली पर थोड़ा सा, और चूंकि पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होना चाहिए
कि वाइसरॉय का क्या होता है, गवर्नर जनरल का क्या होता है। पॉलिटिकल जो टेरिटोरियल कंसोलिडेशन होता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का वही है, टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट्स। तो टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट का फुटनोट शेड्यूल 1 में रहता है। शेड्यूल 1 को अगर बारीकी से देखेंगे कि कौन कौन से पॉलिटिकल टेरिटरी हैं, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो नीचे फुटनोट में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, उसको ध्यान से पढ़िएगा तो सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। हमने फ्रांस से हासिल किया था पौंडीचेरी को 1954, आपने ठीक कहा, ट्रीटी हमारी 54 में हुई, लेकिन वो ग्रेजुअल प्रोसेस ट्रांसफ़र का था, तो 62 तक वो प्रोसेस पूरा हुआ। उसी बीच में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस चल रहा था 56 से 62। हाँ सर, वो समानांतर प्रक्रिया है। उसको और गोवा को हासिल करने की प्रक्रिया को साथ में मिला के देखिए कि 56 से 62 हम स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, उसी अवधि में हमने पुर्तगाल से जबरन बलपूर्वक गोवा हासिल कर लिया, और फ्रांस से हमने मैत्रीपूर्ण तरीके से, वो मान गए कि ट्रांसफ़र कर देंगे, हमने तैयार कर लिया। सिक्किम का जो प्रोसेस था वो 1947 से चल रहा था, वहाँ एक प्रजामंडल पहले से कार्य कर रही थी। हिस्ट्री आप पढ़ेंगे कि हर प्रिंसली स्टेट में कांग्रेस ने एक प्रजामंडल बना रखा था जो पब्लिक मूवमेंट को जनरेट करता था। ठीक है, राज्यों के विलय में या रजवाड़ों के विलय में उस प्रजामंडल की बड़ी भूमिका रही है। तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के नाते ये जांचा गया कि क्या आप उस अंडर करेंट्स को समझ रहे हैं, प्रेशर फ्रॉम बिलो जो जनरेट होता है उसको समझ रहे हैं। अच्छा, ये कहानी मुझे वैसे पता है सिक्किम वाली, ये कौन सी वाली? सिक्किम वाली सर, लेकिन मैं सोचा डिटेल से बताना शायद सही ना रहे। हाँ, नहीं तो उसको संक्षेप में बताना चाहिए था कि सर वो सिक्किम के विलय की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया थी, 47 से निरंतर प्रयासरत था, उसका पिनेकल था, वो अंतिम पूर्णाहुति जिसको कहते हैं वो हुआ। उसमें भी एक जरूर बताना चाहिए था कि पहले 74 में एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल हुआ, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 75 में फुल फ्लेजेड स्टेट के लिए एक दूसरा अमेंडमेंट है, 2 अमेंडमेंट 35-36। तो ये सब कहीं कहीं जहां मौका मिले इस तरह का बताना चाहिए। ठीक है, और किसी एक ट्रीटी के बारे में कहा कि हमारी तरफ से नेहरू जी ने साइन किया, कौन सा ट्रीटी? सर इंडस वाटर ट्रीटी की बात हुई। हाँ, और उस तरफ से नहीं पता, जानना चाहिए। और इंडस वाटर ट्रीटी के अलावा शिमला एग्रीमेंट भी जानना चाहिए कि हमारी तरफ से कौन था, उधर से कौन था। ठीक है, तो थोड़ा सा और अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप कैंडिडेट बड़े अच्छे हैं, आपके जवाब ज़्यादातर जो आए हैं बड़े प्रभावशाली रहे हैं। बस 1-2 ऐसे ही मसले हैं जहाँ पर कि आप जवाब दे देते तो और अच्छा हो जाता। ठीक है, अब व्यक्ति अच्छी है, फ्लो अच्छा है, भाव भंगिमा आपकी सकारात्मक है, प्रगतिशील है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बॉडी लैंग्वेज सही है, स्टेबल है, फेशियल एक्सप्रेशन सब सही है। ठीक है, तो इन सब पे थोड़ा काम कर लीजिए। करेंट अफेयर्स के का जो जानकारी है वो सुखद है। भजन आप क्या कह रहे थे, कौन सा भजन आपको प्रिय है? सर मैं एक्चुअली राजन जी महाराज जी प्रवचन करता है सर, मैं उन्हीं के भजन ज़्यादातर सुनता हूँ। हाँ, तो ये बता दीजिए। ठीक है, लेकिन पूछने वाले अगर पूछ बैठेंगे तो कहिएगा कि सर सुनूंगा, ऐसे ये कहना कि नहीं कभी नहीं सुना है, कि नहीं सर मैं अगर अच्छा भजन तो ज़रूर सुनना पसंद करूँगा। ठीक है, हमारी तरफ से यही है। अपनी तरफ से कुछ पूछना हो तो पूछिए। सर ये जो कोट का उसको निकाल सकते, मतलब निकालना सही रहेगा कि पहन के जा सकते हैं? ये सिंपल है, पहन सकते हैं, आजकल वो पहनने का रिवाज है। स्टेट फंक्शनरी का भी आप देखेंगे, ऑफिसर्स को या हेड ऑफ से प्रधानमंत्री मंत्री सबको देखिएगा वो लगाए रखते हैं। और सर ये कोट मतलब खोल के ही वहाँ बैठना रहेगा ना सही से? वो इसलिए ताकि अगर आप बटन लगा के बैठेंगे ना तो दबाव पड़ता है शरीर का भीतर ही, वो सलवटें बन जाती हैं उसमें, तो देखने में अच्छा नहीं लगता। सर मेरा 19 तारीख को इंटरव्यू है, तो इस 4 दिनों में मैं किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूं ताकि वहां तक सही रहे? 4 दिनों में चूंकि अभी भारत पाकिस्तान संबंध ही चर्चा में रहेगा जी, तो उस संदर्भ में CAPF के संगठनों का क्या दायित्व है, और महिलाओं को भारत सरकार बहुत उभार के, सैन्य संगठन में जो महिलाओं की भागीदारी है उसको सरकार उभार के दिखा रही है। तो महिलाओं की कहाँ कहाँ भागीदारी है फाइटर प्लेन के रूप में, जैसे अब राफेल सबसे पहले किस महिला ने उड़ाया, या इंडियन एयरफोर्स की पहली फाइटर पायलट कौन थी, इंडियन नेवी की पहली फाइटर पायलट कौन थी, ये सब इत्तेफाक से यूपी की ही हैं, तो जानकारी रखनी चाहिए। ये सब थोड़ा देख लीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।